अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के वक्त हम देख रहे हैं कि चाइना दुनिया में हुकूमत कर रही है, पावर के थ्रू, पैसों के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत कुछ। हैरानी की बात यह है कि 70 साल से चाइना आइसोलेशन में था, गुर्बत में था, बहुत गरीबी छाई हुई थी इनके पास खाने को खाना नहीं था, पावर नहीं था, कुछ नहीं था इनके पास। ये दुनिया की एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सब बन के रह गई थी। मगर आज एक ग्लोबल पावर, एक ग्लोबल लीडर बन के आया है चाइना, और हर कंट्री इसकी बात सुन रही है, इसके साथ ट्रेड कर रही है, चाहे वो सऊदी अरेबिया रहने दो, इंडिया रहने दो, रशिया रहने दो या दूसरी कंट्री। चाइना की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। शुरू करते हैं चाइना के रेवोल्यूशन के साथ। शुरुआत में आपको बता दें 1950s में चाइना का लीडर माओ जेडोंग चाह रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आए चाइना में। वो उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ था, मगर वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाह रहा था, वो चेंजेस लाना चाह रहा था, वो चाइना में नहीं आए। उल्टा 10 से 40 मिलियन लोग मर गए 1950 से 1960s में, वो भी बहुत ज्यादा फैमाइन, गुर्बत से। और आज के वक्त आप देखें तो एक चीज इससे हमें पता चलती है कि जो भी चीज जीरो पे रहती है वो टॉप पे आती है, और जो भी चीज टॉप पे रहती है उसका जवाल भी आता है। 1978 में इसको वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड काउंट किया जाता था। इसके साथ कोई ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखना चाहते थे, इनमें सेल्फ सफिशिएंसी थी ही नहीं। और यही माओ लीडर के डेथ के बाद चाइना वापस रिफॉर्म होना शुरू हुआ। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि गलत लीडर अगर नेशन को चलाया ना तो नेशन बर्बाद हो सकता। पिछले 40 साल से चाइना बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ट्रेड रूट से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, और इसी के साथ लाखों करोड़ों लोगों को वो गुर्बत से बाहर लाया। इनका लीडर क्या चीज रिफॉर्म किया जिसकी वजह से आज चाइना खतरनाक ग्लोबल इकोनॉमी में काउंट होती है। पहली चीज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, वो भी चीप प्राइस में। आप लोग देखे होंगे कि हर जगह एक जमाने में चाइनीज प्रोडक्ट को गिना जाता था, हंसते थे लोग। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे और पूछे भाई ये चाइनीज प्रोडक्ट की वारंटी क्या है, तो दुकान वाला बोलता था भाई मेरी दुकान की वो जो आखिरी सीढ़ी है ना, बस उसको आप पार करते कि इसकी वारंटी खत्म। मगर आज क्या हो रहा, चाइना का प्रोडक्ट हर घर में है, हर इंसान चाइनीज प्रोडक्ट को रख रहा है। इतना शानदार ये लोग वापस रीशेप कर लिए इनकी टेक्नोलॉजी। वारंटी गारंटी इतनी खतरनाक दे रहे हैं, दुनिया में कोई प्रोडक्ट आपको नहीं देता। बड़े से बड़े ब्रांड को ये लोग टक्कर दे दिए। कपड़ा, मास्क, इवन छोटे से छोटे चीजें आप जो डेली यूज में लाते हैं, अगर आप उसको पलटा के देखे तो मेड इन चाइना लिखा हुआ रहता। क्या हमारी कंट्री इतने छोटी चीजें भी नहीं बना सक रही है, या उनके पास इतने स्किल्ड लेबर रहने का इतने सस्ते चीप दामों में मिल रहा है कि वो भी इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया के लेबर्स मैन्युफैक्चर करते हैं 10 मोबाइल्स 1 घंटे में, और उल्टा उधर देखे तो चाइनीज लोग 1 घंटे के अंदर 50 मोबाइल प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है। इनका दूसरा खास फैक्टर है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। आप लोग को बताऊं कि जो बड़े से बड़े ब्रांड्स है पूरे दुनिया के, अमेरिका के रहने दो, यूरोपियन स्टेट्स के रहने दो, ये लोग क्या कर रहे थे, अपने सामानों को 3D ग्राफ्स के साथ चाइना में भेज रहे थे और बता रहे थे कि तुम्हारा लेबर चीप है ना, ये प्रोडक्ट को बना के दो। फॉर एग्जाम्पल आईफोन्स भी आप देखे होंगे चाइना में बनते हैं वो, मगर आईफोन हर एक के हाथ में आजकल, एक स्टेटस के लिए भी लोग इसको खरीद के रखते हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स क्या करे, वो लोग वेस्ट नहीं करे उनके रिसोर्सेस, उल्टा वो लोग क्या करे, टेक्नोलॉजी को कॉपी करे, देखे ये लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसको कैसा बनाते हैं, और उल्टा ही वो चीज को स्टडी करके ये लोग अपने खुद प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। वेल वारंटी गारंटी को तो मालूम नहीं, मगर ये लोग क्या है, लोगों को आराम देना चाहते हैं, और हर कोई गरीब वहां पे ख्वाहिश करके जी सकता है। चाइना में रोल्स रॉयस भी नहीं है, उनकी ओन रोल्स रॉयस है। लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर वो लोग ये कार को मैन्युफैक्चर कैसा करे। आप रोल्स रॉयस और चाइनीज रोल्स रॉयस में अगर कंपैरिजन करें तो आप शॉक रहते हैं, भाई ये क्या बात हुई। और इतना ही नहीं, इनके चाइनीज रोल्स रॉयस को ये लोग दूसरा नाम दिए, और वहां के लीडर इसके अंदर ट्रैवल करता है बस उनके वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। चाइना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। आप लोग को बता दो, अगर कोई सिविल इंजीनियर या इनके गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या इनके गवर्नमेंट का आदमी कोई गलत ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, जिसके वजह से लोगों को तकलीफ हुई, तो ये लोग बीच चौरस्ते पे लाके वो इंसान को लटका देते, उसके फैमिली का कुछ केयर नहीं करते। ये लोग बोलते हैं इसको हम काम दिए इतना बड़ा, ये नहीं करा, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो, उनकी जान गई, तो ये लोग उनके सिविल इंजीनियर्स को भी मार देते बीच रोड पे लाके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा, एक किस्म से डिक्टेटरशिप है, जो कि बहुत खतरनाक है, और इसका बहुत डार्क साइड है, जो हम आपको वीडियो के एंड में बोलेंगे। इंडिया में क्या रहता, हर 5 साल, हर 10 साल कोई ना कोई गवर्नमेंट चेंज होते रहती, वो ऐसा जमती नहीं, दूसरे आ जाते, वो जमती नहीं, दूसरे आ जाते। फिर तो यहाँ की पब्लिक कैसी है मालूम, टिश्यू पेपर कैसा पॉलिटिशियंस को यूज करके फेंक दे रही, बल्कि उल्टा हम अगर आज के वक्त पे देखें तो पॉलिटिशियंस हमारे को यूज करते, मगर पब्लिक जो है हर 5-10 साल कपड़े बदले वैसा पार्टीज को बदल दे रहे। तो कोई पर्टिकुलर पार्टी इंडिया को इतना ज्यादा वक्त चला ही नहीं सक रही। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इनके पास खास बात क्या है कि ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके अगले 20 साल तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर को टैकल करके वैसा प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में कैसा रहता है भाई, पहले पैसों की बिल्डिंग होती है, उसके बाद वो चीज को डेवलप करने का सोचते हैं लोग।
यहाँ स्कूल्स ही ले लो आप, एक स्कूल में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे स्कूल में बस पैदल हालत रहे। आज इतने पावरफुल हो गए चाइनीज कि ये लोग कंपनीज को इन्वाइट करना तो बहुत दूर की बात, ये लोग बाहर निकल के बड़े से कंपनीज में इनका शेयर है। बड़े से बड़े इंडियन कंपनीज आप ले लो, सब में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं होती, खामोश रहती। रिजल्ट्स देखो आप, इनका जीडीपी देखो, ग्राफ देखो आप उसका कितना बढ़ गया। 1987 में इनका जीडीपी खाली $150 था और 2014 में तकरीबन $8,000 हो गया उनका। चाइना की जीडीपी इज अबाउट $23.25 ट्रिलियन और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कहते हैं। अगर आप इनका पॉवर्टी भी कंपेयर करें तो तकरीबन 85 करोड़ लोगों को ये लोग गुर्बत पॉवर्टी में से निकाले से। मगर आजकल हमारे देश कैसे है, उल्टा लोग पॉवर्टी में जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। आपको मालूम चाइना क्या क्या चीजें बनाता? पूरे वर्ल्ड के 80% एयर कंडीशनर्स बनाता, 70% मोबाइल फोन्स बनाता, 60% शूज, 74% सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 45% शिप्स एंड 50% स्टील। चाइना प्रोड्यूस करता है तकरीबन 60% ब्रांडेड लग्जरी गुड्स उनके जमीन पे। तो आप बोलो गरीब मुल्क, गरीब देश, लेबर, पॉपुलेशन, क्या चीज का बहाना ढूंढेंगे आप? ये हर चीज लग्जरी ब्रांड से लेके छोटे से छोटी चीज ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसा, कहां से आ रहा पैसा? मेहनत करके पैसे बना रहे हैं लोग, फिर यही पैसा उठा के कंपनीज में इन्वेस्ट करके वो कंपनीज कौन कर रहे हैं। और इसी के साथ चाइनीज इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी को सरपास करके वर्ल्ड नंबर 1 एक्सपोर्टर बनती है। यूएसए कैसा इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनती? कुछ भी नहीं करते ये लोग, दूसरों के स्किल्ड लेबर उठाते, अच्छी सैलरी देते, खुद के जमीन पे वो चीज को प्रोड्यूस करते, पैसे वाले बन जाते। तो डिसीजन मेकिंग है। अरब्स को देखा आप, यूएई लो, सऊदी अरब लो, वहां पे कौन मेहनत करते? एक्सपैट्रिएट्स करते। अब चाइना का फ्यूचर क्या हो सकता है? इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है? खतरनाक है, डिक्टेटरशिप है। एक जबरदस्त चीज कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट। यहाँ पे चाइना एक रोल प्ले कर रहा है, जिधर ये वेव ऑफ फंडिंग वो भी मैसिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना रहा है। एक ऐसा बेल्ट, एक ऐसी रोड बना रहा है जो कि हर तमाम इनके ट्रेडिंग कंट्रीज के साथ वो जुड़ती है। इसे कहते हैं द सिल्क रोड। चाइना अभी रोड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, रूट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि इनकी ट्रेडिंग आसान हो, दूसरे कंट्रीज को ये प्रोडक्ट्स बना के दे सके, मतलब शिपमेंट आसान हो इनके वाया रोड। और इनकी अगर सिल्क रोड पूरों को कनेक्ट हो जाती, जो आप रेड डॉट्स में देख रहे हैं, तो ये तकरीबन 1/5 ऑफ ग्लोबल जीडीपी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे कंट्रीज भी इसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, मगर रोड जिनकी, टोल टैक्स उनका। आप लोगों को मालूम चाइनीज करेंसी आज के दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसी में काउंट होती है। डॉलर यूरो इतना स्टेबल नहीं है जितना चाइनीज युआन है। जापान के पास भी ऐसी गवर्नमेंट मॉडल था, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो बर्बाद हो गए। तो देखो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ अच्छी चीजें भी है, मगर इनका डार्क साइड भी है, जो कि इनके लीडर जाई जिनपिंग को लेकर आप हैरान होंगे। चाइना को कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव और सोफिस्टिकेटेड सेंसरशिप रेजिम्स इन द वर्ल्ड। इनके पास एक चीज है जिसका नाम है ग्रेट फायरवॉल, जो कि प्रिवेंट करता है यूएस के कंपनीज को इनके पास आने के लिए, इंटरनेट कंपनीज और एस्टैब्लिश करने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ, इनके पास जो है मखबर नहीं रहे, और जो देश में मखबर रहा वो देश बर्बाद होता। आप ये गौर कर लीजिए। इनका ग्रेट फायरवॉल रिजीम क्या करता है, फॉरेन वेब को एक्सेस नहीं करने देता, सर्विसेज पूरे ब्लॉक है, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, याहू, यूट्यूब सब ब्लॉक है इनके पास। ये कोई फॉरेन न्यूज को आने नहीं देते, खुद की न्यूज चलाते हैं। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट कुछ नहीं अलाउड है इनके पास। और रिसेंटली ये लोग इंडियन जर्नलिस्ट जो इनके पास रह रहे थे, एक के बाद एक सबको अपने कंट्री से बाहर किया है लोगों ने। ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी जर्नलिस्ट इनके पास आए और कुछ भी नॉनसेंस फैलाए। वर्ल्ड की ऐसी नंबर 1 इकोनॉमी नहीं बन रही है लोग। ये लोग खुद के लोगों में ही भरोसा रखते हैं और इनको पता है कि इन्हीं के साथ इनको आगे बढ़ना है। ये लोग क्या किए, ये चीजें बैन करके अपने कंट्री को बैकवर्ड नहीं रखी। ये लोग खुद के एप्लीकेशंस बनाए, वो भी शानदार। टिकटॉक चाइनीज ओन करता है, वीचैट, टेंसेंट, चाइनीज गवर्नमेंट उसके ही खुद कंट्री का इंटरनेट कंट्रोल करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, डिलीट करती है, बैन करती है। ये ग्रेट फायरवॉल जो इनके पास चीज है ना, वो बहुत ही बढ़िया चीज है एक कंट्री को दूसरे दुश्मनों से बचाने के लिए। आप लोग मालूम टिकटॉक जो वर्ल्ड का इतना सुपर फास्ट ग्रोइंग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लेयर बन के रहेगा। अच्छी चीज है कि इंडिया में बैन है, मगर दूसरी जगह ये यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। कैसे? टिकटॉक पे जो कंटेंट फ्लो होता ना, वो एल्गोरिथम सेट करता, ये एल्गोरिथम एआई सेट करता। चाइना में टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो कैसा है, मोटिवेशनल वीडियोस चलते हैं, बच्चों को शानदार चीज बनाने के लिए, बड़ा होके एक बड़े इंसान बनने के लिए, ऐसे चीजें उसके अंदर बताई जाती है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या, क्रिंज कंटेंट, घटिया कंटेंट, बच्चों को नाच गाना मुजरा इसमें ही रख दिया ये लोगों ने। तो आप लोग देखिए, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टॉप पे लाओ, उसके बाद उन लोग को उसके अंदर बर्बाद
बात कर दो और खुद के बच्चों को सही चीज दिखा के, अच्छी चीज दिखा के, मोटिवेशनल वीडियोस दिखा के एक शानदार इंसान बनाने की कोशिश करते हैं लोग। तो देख रहे हैं, एवरीथिंग इज बाय द माइंड। और यंग चिल्ड्रन के अगर आप दिमाग से खेल लिए ना, खत्म, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। आप लोगों को मालूम, चाइना में आप सिर्फ 40 मिनट्स एप्लीकेशन उनका यूज कर सकते हैं, मगर यूएस वगैरह में उनका जो टिकटॉक है वो बहुत ज्यादा वक्त तक यूज होते रहता है। एक सर्वे लिए टीनेजर से यूएसए में और चाइना में, और वहां पे पूछे कि तुम बड़े हो के क्या बनना चाह रहे हो। तो यूएसए में बोले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और चाइना में बच्चा बोल रहा है एस्ट्रोनॉट। तो आप लोग देख रहे हैं ये कहां से होता, फोन में वो बच्चा देखता और सीखता रहता। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी स्टेट माइक ने यह बताया कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मोस्ट अनप्लीजेंट लीडर है, वो एक किस्म से राक्षस है। इनका जो लीडर है ये वापस कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म किया। आप लोगों को तो इनका यूगर के जेनोसाइड का डार्क साइड भी मालूम है, जिधर यूएन ने एक्यूज किया कि चाइना ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा है, यूगर मुसलमानों को एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है, इन्हें शराब और खिलाया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वन ऑफ द एथीस्ट पार्टीज में से है। इनके पास मजहब वगैरह ज्यादा चीज नहीं है, और दूसरे लोग जो अपना मजहब फॉलो करना चाहते हैं, ये लोग उनके ऊपर कड़क नजर रख के बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अहले किताब की बात कर रहा हूँ, जो भी स्क्रिप्चर्स में मानते हैं, चाहे वो जीव्स रहने दो, क्रिश्चियंस रहने दो, हिंदूज रहने दो, मुस्लिम्स रहने दो। यहाँ पे कोई मजहब का तमाशा ही नहीं है इनके पास। 2014 में जनरल सेक्रेटरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डिटेन किया तकरीबन 1 मिलियन तुर्किक मुसलमानों को विदाउट एनी लीगल प्रोसेस, और इनको कैंप्स में डाल के, इनको शराब पौर खिला के, इनको बदतर हालत किया। आप लोग एक वीडियो मेरा कैसे भी चेकआउट करिए, बहुत पहले डाला था, बहुत मेहनत किए थे उसके ऊपर, व्हाट इज चाइना हाइडिंग, द सैड रियलिटी ऑफ यूगर मुस्लिम्स। ये वीडियो आप लोग देखो, इसके अंदर बहुत हकीकत बताई गई। और वो यूगर पे क्यों कर रहा है, क्योंकि यूगर के जमीन के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज है, गैस है, बहुत माल बनाने वाली चीज है। तो वहां के ये क्या किया, लोगों को हटाया और वो जमीन कब्जा करके उसके नीचे का पूरा नेचुरल रिसोर्स निकाल के खुद के लिए यूज कर रहा है। तो देखो, चाइनीज गवर्नमेंट है भी अच्छी, मगर एक तरीके से डिक्टेटर भी बन रही है। कैसा डिक्टेटर, दज्जाल के वैसा। पहले से दज्जाल नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि कैसा पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाह रही है लोग। क्या रहता है, एक इंसान जब टॉप पे आ जाता है ना, चाहता कि इसके तरफ जो भी चीज है वो उसके कंट्रोल के अंडर आ जाए। और आप देखेंगे द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के वैसा ये लोग एक चीज करने जा रहे हैं, वन वर्ल्ड वन सिस्टम वन करेंसी, और चाइना इसके अंदर सबसे टॉप पे है। ब्रिक्स वाली वीडियो आप देखेंगे, वन करेंसी की वीडियो, अगर आप नहीं देखे तो वो भी चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आ जाता। हर इंसान में अच्छाई रहती, बुराई भी रहती, इंसान के अच्छाइयों को लेना, बुराइयों को छोड़ देना। तो यही है कि चाइना के यहाँ अच्छे चीजों से हमें सीखना चाहिए। एक वक्त पे सिंगापुर का नाम लिया करते थे, मगर सिंगापुर आज दिख रहा ही नहीं, ना मैप में दिखा जा रहा, ना कंपनीज में दिखा जा रहा। मगर चाइनीज का इन्वेस्टमेंट, उनकी कंपनीज, उनका रूल, हर चीज हमें हमेशा न्यूज के हेडलाइंस में देखने को मिल रही है। तो ऐसा एक कंट्री और उसके लोग अपने आप को बनाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या चाइना फ्यूचर में जाके एक खतरनाक राक्षस बन सकता है या एक सेवियर बन सकता है? क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? जरूर कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा इसे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। फिर आएंगे जल्द देखने वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।